हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से आज के इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज का बिंदु है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, जिसे हम मोहनजोदड़ो के संदर्भ में जानेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी और जहां अनेक नगर स्थित थे और इन नगरों में जो सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध थी वे आधुनिक नगरों से भी अधिक थीं और अच्छी थीं। मोहनजोदड़ो नगर में जो अवशेष मिले हैं उससे यह उस समय का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय नगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ यह एक व्यापारिक और प्रशासनिक नगर भी था। तो यह हड़प्पा सभ्यता के नगरों का प्रतिनिधि नगर माना जाता है, क्योंकि इस नगर के अवशेष हमें सबसे अच्छे सुरक्षित रूप में प्राप्त हुए हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सभी नगरों की सभी विशिष्टताएं मिलती हैं और इसलिए इस सभ्यता की विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम मोहनजोदड़ो को आधार मानकर ही इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की या मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। इनकी विशेषताओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और इन्हीं 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सुनियोजित नगर। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी प्रमुख नगर जो विकसित काल हड़प्पा का माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक का, तो उस समय तक जितने भी नगर वहाँ विकसित हुए थे उन सब में एक जैसी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, धोलावीरा, इन सभी नगरों के नियोजन में भी हमें एक समानता मिलती है। अब आइए देखते हैं कि सुनियोजित नगर के अंतर्गत किस प्रकार से नगर को सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। यहाँ के जो नगर हैं वे 2 भागों में बटे हुए थे। एक हिस्सा दुर्ग था और दूसरा हिस्सा निचला नगर कहलाता था। जो दुर्ग था वह एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था और वह काफ़ी सुरक्षित भी था। इस दुर्ग में अनेक बड़े बड़े भवन बने हुए थे। दुर्ग चारों ओर से ईंट की दीवारों से घिरे हुए थे जो उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखते थे। और इसका प्रमाण जो मिलता है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ शासक वर्ग के लोगों का निवास रहा होगा। साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी रहते हों उनका भी निवास रहा होगा। इसके बाद निचले भाग में जो आम लोग रहा करते थे, जो सामान्य जन, शिल्पी, व्यापारी वर्ग आदि के लोग निचले भागों में रहा करते थे। नगर में प्रवेश के लिए अनेक प्रवेश द्वार बने हुए थे और सभी नगर बाहरी तौर से भी घिरे हुए थे, दीवारों से घिरे हुए होते थे और उन पर परकोटे बने हुए थे जहाँ से सुरक्षा प्रहरी देख उनकी निगरानी भी करते थे। यहाँ जितने भी सभी बड़े भवन के अवशेष मिले हैं उन सब में आधुनिक घरों के जैसे स्नानागार की सुविधा थी, रसोई घर की सुविधा थी, शौचालय की सुविधा थी और साथ ही साथ कुआं भी बना हुआ था जिससे जल लोग प्राप्त करते थे। इन सभी भवनों में बीच में एक खुला हुआ आंगन होता था और उसी आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसा कि आज भी बहुत सारे हमारे नगरों में बड़े बड़े भवन जो मिलते हैं, तो अनुमान लगाइए कि उस समय का नियोजन नगरों में भवनों का निर्माण किस स्तर से, कितने सुनियोजित ढंग से किए जाते थे जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। दूसरा बिंदु है सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ। मोहनजोदड़ो जो सबसे प्रमुख शहर था, नगर था, यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ की सड़कें
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनी हुई थी, जिससे पूरा शहर एक ग्रिड का निर्माण, जालीनुमा ग्रिड का निर्माण करता था। मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़क मिली है, इसकी चौड़ाई 13.5 फीट से 33 फीट तक चौड़ी थी। तो अनुमान लगाइए कि उस समय 13.5 फीट से लेकर 33 फीट तक चौड़ी सड़क का निर्माण करना बहुत ही कुशलता की बात थी। और ये सड़कें ऐसी बनी हुई थी कि इनकी सफाई भी स्वतः हवा के द्वारा हो जाती थी। अब यहाँ पूरा शहर में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ था, इन्हीं सड़कों के किनारे जो घर बने हुए थे, भवन बने हुए थे, तो हर एक भवन का एक हिस्सा सड़क को टच करता था, सड़क की ओर रहता था। माने हर घर के सामने से सड़क की सुविधा थी। दूसरी प्रमुख विशेषता यहाँ नालियाँ हैं। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं, उन सब में नालियों का व्यापक प्रबंध किया हुआ था। और ये नालियाँ इतनी कुशलता से बनी हुई थीं, जिससे कहीं पर भी गंदा जल रुकता नहीं था। सड़कों के किनारे मुख्य नालियाँ बनी हुई थीं, जो लगभग 9 से 12 फीट तक चौड़ी थी, और ये नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई थी। इन नालियों के बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पर एक आयताकार हौद बना हुआ था, और जो ऊपर से पत्थर से ढका हुआ होता था, ताकि नाली में अगर जाम लग जाए, कचरा वगैरह जम जाए, तो उसको वहाँ से खोल कर वो साफ कर सकते थे। सफाई कर्मी के द्वारा साफ किया जाता था। घरों में, प्रत्येक घर में नाली आवश्यक था। नाली के अवशेष मिले हैं। घर से जो भी गंदा जल निकलता था, वह पतली नालियों से होते हुए मुख्य नाली तक पहुंच जाता था। इन सभी नालियों का निर्माण भी पकी हुई ईंटों से किया गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या जो नगर में रहने वाले जो लोग थे, वो सफाई और स्वच्छता का कितना ख्याल रखते थे। आइए अब तीसरा बिंदु है विशाल स्नानागार तथा अन्नागार। ये विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता थी। यह स्नानागार आधुनिक स्विमिंग पूल की तरह था। यह सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन पाया गया जो मोहनजोदड़ो में मिला है, वह स्नानागार ही है। और इसका निर्माण उत्तम कोटि के पकी हुई ईंटों से किया गया है। और यह स्थापत्य कला का, हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसका आकार अगर हम देखें तो यह 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। इसके दो किनारों पर इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। और इस स्नानागार से बगल में कमरों की एक कतार बनी हुई है, जहां संभवतः स्नान करने के बाद लोग वस्त्र वगैरह बदलते हों या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हों। और ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है कि इस स्नानागार का प्रयोग लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते होंगे। जैसा कि आज भी हमारी संस्कृति में प्रचलन है कि जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो लोग उसके पहले स्नान करते हैं, तो शायद यह परंपरा भी हमें वहीं से मिली हो। मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग का अवशेष मिला है, उस दुर्ग में विशाल अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो अन्नागार मिला है वह 27 ब्लॉक्स में, 27 खंडों में बंटा हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह एक राजधानी या प्रशासनिक नगर होने के कारण भारी मात्रा में यहाँ अनाजों का भंडारण किया जाता था, ताकि
यहाँ प्रतिवर्ष जैसे बाढ़ वगैरह या प्राकृतिक आपदा वगैरह जब आती हो तो उस समय प्रशासन की ओर से नागरिकों की सेवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता हो। इस अन्नागार में प्रकाश की उत्तम व्यवस्था थी, जिससे उसके अन्न बिल्कुल सुरक्षित रहते थे। साथ ही साथ यहाँ के दुर्ग में एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, जो संभवतः यहाँ के शासक का निवास रहा हो। अब आइए इसकी चौथी विशेषता जो है वह कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। किसी भी नगर की श्रेष्ठता उस नगर में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है या निर्धारित उसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो हड़प्पा के नगर इतने श्रेष्ठ थे कि उनको आधुनिक नगरों से भी हम श्रेष्ठ कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नगरों का निर्माण इतने कुशलतापूर्वक किया गया था और यहाँ इतने अच्छे ढंग से नागरिकों का सुविधा का ख्याल रखा गया था। देखें क्या, तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे उन सभी में एक जैसे नागरिक प्रबंध किए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के शासन काफ़ी उत्तरदायी और कुशल थे, जो जनता की सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे। शासक के रूप में यहाँ कौन थे? क्या पुरोहित वर्ग शासन के प्रधान थे या फिर धनी व्यापारी वर्गों का कोई समूह यहाँ शासन करता हो? ऐसा अनुमान ही इतिहासकारों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि शायद शासक पुरोहित जो होता हो वह धर्म का भी प्रधान हो और शासन का भी प्रधान हो, या फिर व्यापारियों का एक वर्ग समूह यहाँ का शासन संचालित करता हो। हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी नगरें थीं उन सब का निर्माण बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया गया था, और यहाँ सफाई और जल निकासी की बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई थी। और यह तो आधुनिक शहरों में भी इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं पाई जाती। यहाँ की सड़कें अत्यंत सुंदर थी और इन सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था थी। रात्रि में मशाल वगैरह प्रज्वलित किए जाते थे। यात्रियों के निवास हेतु या विश्राम हेतु सराय की व्यवस्था थी। जो भी व्यापारी वर्ग बाहर से व्यापार करने के लिए यहाँ पहुँचते थे उनको यहाँ ठहरने के लिए इन सरायों की व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की व्यापार की दशा काफ़ी उन्नत थी और यहाँ पर मानक माप तौल का निश्चित निर्धारित जो मानक था उसका व्यवहार किया जाता था। अर्थात पूरे हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में माप तौल की इकाई एक समान थी। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर थे वे अपनी संस्कृति को भी प्रोत्साहित करते थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे, कृषि कार्य भी होता था, और उद्योग धंधे और कृषि के साथ साथ पशुपालन शिल्पकला ने इस सभ्यता को काफ़ी समृद्धि प्रदान की थी। और यहाँ के सभी कुशल नागरिक प्रबंध यहाँ की व्यवस्था का यह प्रमाण देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर थे उनका विकास काफ़ी सुनियोजित और अच्छे ढंग से हो रहा था। तो आज हड़प्पा सभ्यता की इस विशेषताओं को इस रूप में हमने 4 बिंदुओं में विभाजित कर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छा लगा हो। इसलिए अगर आप इसे पसंद किए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने का प्रयास करें ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।